हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, हमेशा मैं कहती हूँ ना कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है और हम बहुत अच्छे से सभी कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर नंबर 5, क्योंकि इससे पहले हम 4 पेपर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस में ला चुके हैं और आशा करती हूं कि आप सभी ने देख लिए होंगे। जितनी अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा परिणाम आएगा और जब परिणाम अच्छा आएगा तो हम खुशी से झूम उठेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह से डरना नहीं, बस अच्छे से अपने आप पर भरोसा रखकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो और अपने आप का ध्यान रखो। चलो, तो हम शुरू करते हैं और चलते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर, विषय हिंदी है, निर्धारित समय 3 घंटे रहेंगे और पूर्णांक 80। ठीक है, और 15 मिनट आपको अलग से पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो कि आपकी रीडिंग टाइम होगा। तो ये जो 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, इनमें आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक पूरे पेपर को पढ़ना होगा, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें विकल्प भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए हैं। तो आप बिल्कुल माइंड सेट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, कौन सा आप किस तरह से उसका फ्रेम एकदम यहाँ पर तैयार हो जाएगा 15 मिनट में। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो इन 15 मिनट्स में भी, मान लो पहला प्रश्न पढ़ा, उसी को सॉल्व करने में लग जाते हैं कि कैसे सॉल्व। नहीं, पहले एकदम पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक एकदम गो थ्रू करो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि पेपर है कैसा। समझ में आया? चलो, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र आपका आ रहा है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित कितने दिए हैं प्रश्न? 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, ये 45 आएंगे और उनमें से भी आपको 40 के उत्तर देने होंगे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। अब एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, जो खंड बा है उसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहते हैं, उनमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अक्सर इन आंतरिक विकल्पों को बच्चे देखते नहीं हैं और परिणाम स्वरूप फिर जल्दबाजी में करना है 3 में से 2, लेकिन कराते हैं तीनों। लेकिन आपको पता है कि जो पहले 2 लिखे जाएंगे उन्हीं को चेक किया जाएगा, तीसरा जो है उसको एक्स्ट्रा करके कट कर दिया जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप वर्णात्मक प्रश्नों में देखना कि कौन से 3 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से 2 में से 1 के दीजिए। जैसे अनुच्छेद लेखन होगा, 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है। हर एक में आपको विकल्प दिए जाएंगे, आंतरिक इंटरनली ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो आप उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना और उतने ही प्रश्नों को हल करना जितना कि कहा गया है प्रश्न पत्र में। ठीक है, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि अक्सर बच्चे निर्देशों को पढ़ते नहीं हैं और बस जो समझ में आता है वो करके आ जाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए था वो भी करके आ जाते हैं, और जो वास्तविक रूप में करना चाहिए था उसके लिए समय कम पड़ जाता है और फिर कर नहीं पाते हैं और फिर घर आके पछताते हैं। तो बेटा, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र पढ़िएगा, निर्देशों को पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोनों खंडों को मिलाकर कुल 18 प्रश्न हैं और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये नहीं सोचना है कि अब इसमें 45 है तो 45 के 45 कर लेते हैं, वहां से हम 5 छोड़ देंगे। नो, दोनों खंडों में से आपको जो जो विकल्प दिए हैं, वो जैसे खंड आ की हम बात करें तो उसमें जो विकल्प दिए गए वो खंड आ के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां से नहीं करोगे और दूसरे खंड बा से आप कर लोगे तो उसको आप बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, जो जहां विकल्प दिया है उसी के विकल्प में आपको प्रश्न हल करना होगा। क्लियर हुआ? यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, और ये बिल्कुल जरूरी होता है कि हम किस तरह से प्रश्न लिख रहे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मान लो खंड आ का पहला सॉल्व किया, अब नहीं आ रहा,
चलो पलट लेते हैं, खंड बा का कर लेते हैं, ऐसा मत करना। खंड आ यदि आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप की मैं बात कर रही हूं, तो आप पूरा उसको सॉल्व करो। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो प्रश्न नंबर लिखकर वहां पर स्पेस छोड़ दो, पेज जो है आपकी उस जो आंसर शीट है उसकी लाइंस छोड़ दो, फिर जब याद आ जाए तब कर देना। लेकिन ऐसा मत करना कि खंड आ का कर रहे हो, नहीं आ रहा, चलो खंड बा का कर दे, अरे आ गया अब खंड आ का कर देते हैं, ऐसा मत करना। सब हौच पौच हो जाता है और एकदम आपको बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना ताकि आप बहुत अच्छे से करो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसी प्रकार ये निर्देशों का जब हम पालन करते हैं तो हम किसी भी तरह से गलती नहीं करते। देखो, हम सबसे पहले चल रहे हैं खंड आ के पहले प्रश्न पर, जो कि 5 नंबर का है। क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब विकल्प तो चुनना ही है, साथ साथ उस विकल्प को लिखना भी है। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर का है, सही का ख ग घा में से सही है का, तो अकेला का लिखकर मत आना, का के साथ साथ जो शब्द या वाक्य लिखा है उसको भी आपको लिखकर आना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सुनो। अच्छी संगति से ही मनुष्य की वाणी अत्यधिक प्रभावित होती है। विधाता की ओर से मनुष्य को प्रदान की गई सबसे अनमोल निधि है उसकी वाणी। समझ में आया? सबसे अनमोल निधि उसकी वाणी, मतलब मनुष्य की जो अनमोल निधि है, संपत्ति है, वो उसकी वाणी है, वो उसकी बोली है। यदि बोली में मिठास होगी तो हर जगह बहुत अच्छा माहौल होगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे हम व्यवहार कुशल होते हैं तो सबसे हमारी मित्रता बहुत जल्दी होती है। कहते हैं ना कि एक व्यवहार कुशल व्यक्ति कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ एक अपना उसका माहौल बन ही जाता है। तो अच्छी संगति से ही मनुष्य की वाणी में भी निखार आता है, और सबसे अमूल्य संपदा है हमारी वाणी, जो ईश्वर प्रदत्त है। वाणी के कारण ही पंडित और मूर्ख, साधु और दुष्ट, देखो कैसे पहचानोगे कि कोई पंडित है, पंडित मतलब विद्वान है या मूर्ख है, कोई साधु है या दुष्ट है, कोई सज्जन है या दुर्जन है। ये कैसे पहचानेंगे हम? ये हम उसकी वाणी के माध्यम से पहचानेंगे। जब बहुत शालीनता से विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है तो हम समझ जाते हैं ये विद्वान है, ये सज्जन है। और वाणी में यदि कटुता होगी तो कितने से कितनी बड़ी बड़ी डिग्री क्यों ना धारण कर ली हो व्यक्ति ने, उसकी कहीं पूछ नहीं होगी, कहीं उसका मान सम्मान नहीं होगा। इसलिए हमारे व्यवहार में हमेशा हमें मधुरता लानी है। वाणी द्वारा हम न केवल अपने मन की अतल गहराइयों के विभिन्न भावों को व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने परिवेश को संबोधित करके अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित भी करते हैं। कि जो भी हम वाणी के माध्यम से क्या करते हैं, ना हम केवल अपने जो भी भाव या विचार है सिर्फ उनको ही बाहर या किसी के समक्ष रखते हैं, बल्कि अपने परिवेश को संबोधित करके अपनी इच्छाओं का भी क्रियान्वयन करते हैं। हम बोलने के माध्यम से ही तो कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो, आपने सुना, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो ये हमारी वाणी के माध्यम से ही तो क्रियान्वयन हुआ। संगति का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क एवं व्यवहार पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि व्यक्ति की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखे गए व्यवहारों को ही संपादित करता है। तभी तो जैसा माहौल रहता है उसी तरह से बच्चे का विकास होता है। यदि घर का माहौल बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, तो बच्चा अपने आप में बहुत सुंदर, क्योंकि प्रथम पाठशाला या जो सबसे पहला जो स्कूल रहता है वो बच्चे का घर होता है। माता पिता का व्यवहार, परिवार वालों का व्यवहार, यदि घर में बहुत अच्छा माहौल है या वातावरण है तो एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से बोलना सीखेगा, उसका व्यवहार भी मधुर होगा और सबका, स्कूल में भी वो सबका प्यारा हो जाता है। ठीक है, तो अपने व्यवहार में हमेशा हमें मधुरता लानी है। अपने परिवेश एवं वातावरण से व्यक्ति की भावनाएं, चिंतन, भाषा आदि इतनी अधिक प्रभावित होती है कि उसके सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तभी तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यदि मनुष्य एक मतलब मुझे नहीं रहना कहीं पर, मैं अकेला रह लूंगा,
जंगली मोगली बन जाएंगे सबके सब। ठीक है। या एक और आई थिंक 1940 की बात है, एक साइंटिस्ट थे चॉम्स्की, उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था कि यदि बच्चे को समाजीकरण ना दिया जाए और कहीं ऐसे माहौल में रखा जाए तब भी बच्चा इतना मतलब सज्जन व्यक्ति बन पाएगा जैसा कि समाज के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने अपनी ही बेटी को लोमड़ी के साथ, बिल्कुल छोटी सी बच्ची को लोमड़ी के साथ लगभग 2, 4, 6 महीने के लिए रखा था, और जैसे ही उन्होंने गुफा का गेट खोला तो लोमड़ी जैसे 4 पैरों से चल रही थी ना, वैसे ही वो बच्ची भी आई, जैसे लोमड़ी झपटी वैसे ही बच्ची भी झपटी, और कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। तो समाजीकरण कितना आवश्यक है ये हम तब नहीं समझ पाते हैं जबकि हम समाज में रहते हैं, ये तब समझ पाते हैं जब कोई व्यक्ति वंचित रह जाए समाजीकरण से, तो उसका व्यवहार, उसका रवैया किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जो व्यवहार है वही हमारा व्यक्तित्व का आईना होता है, यही हमारी पहचान होती है। समाजीकृत होकर ही वह विवेकशील, बुद्धिमान, सोचने समझने वाला, चिंतनशील बन पाता है। यदि समाजीकरण का व्यक्ति के लिए इतना अधिक महत्व है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए वह परिवेश जिसमें वह लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से वार्तालाप, व्यवहारिकता, ठीक है, ये सब है, महत्वपूर्ण है। अर्थात वह किन लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को क्रियान्वित करता है, अर्थात किस तरह से अपने सभी कार्यों को करता है, किसके बीच में वो है, कहाँ वो है, किस तरह से अपने आप को किसके बीच में रखे, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है कि उसकी संगति कैसी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस जो अपठित गद्यांश है उससे संबंधित आप कितने सही जवाब दे पाते हो। पहला है, विधाता की ओर से मनुष्य को प्रदान की गई सबसे अनमोल निधि किसे माना गया है? पहला है परिवेश को, दूसरा है भावनाओं को, तीसरा है संगति को, या चौथा वाणी को। क्या कहते हैं आप? वाणी को। यस, वेरी गुड, यही मेरा जवाब है। तो बेटा सिर्फ आप घा लिख कर मत आना कि भाई घा हमने लिख दिया, पहले का आंसर घा, घा के आगे जो लिखा है ना वाणी को, वो भी आपको पूरा लिख कर आना है, तब आपको अच्छे से 1 नंबर मिलेगा। चलो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल डन। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। वाणी के द्वारा मनुष्य कौन सा कार्य करता है? पहला है विभिन्न भावनाओं को या भावों को व्यक्त करता है, दूसरा अपने परिवेश को संबोधित करता है, ठीक है, तीसरा अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित करता है, ठीक है भाई, ये भी सही लग रहा है। तो चौथा है ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि ये सभी है जो वाणी के द्वारा मनुष्य करता है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि संगति का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। क्या मनुष्य के जीवन पर संगति का प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार? पहला है व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है क्या, दूसरा व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है क्या, तीसरा का और खा दोनों है, या घा व्यक्ति की भावनाओं पर। तो संगति का प्रभाव जो है व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि का और खा ही सही जवाब होना चाहिए। यस, ठीक है, चलो चौथा प्रश्न है, 3 नंबर हमारे मिल चुके हैं हमें। समाजीकरण मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या जरूरत है समाजीकरण की? अकेले रह लेंगे ना। पहला है क्योंकि व्यक्ति इसके माध्यम से विवेकशील एवं चिंतनशील बनता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की इच्छाओं की समाप्ति होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति अमानवीय कार्य करता है। तो क्योंकि इससे व्यक्ति इसके माध्यम से विवेकशील और चिंतनशील बनता है, बुद्धिमान भी बनता है, सोचने समझने की बुद्धि का भी विकास होता है और व्यवहार कुशल भी बनता है। इसलिए मनुष्य के लिए समाजीकरण अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है? कैसे अभिव्यक्त करेगा? जो भी इच्छा है वो कैसे अभिव्यक्त करेगा? का समाज द्वारा, खा भावनाओं द्वारा, गा वाणी द्वारा, या घा चिंतन द्वारा। तो मनुष्य अपनी भावनाओं को वाणी द्वारा। वाह, क्या बात है भाई, आपके तो पूरे 5 नंबर हो गए, वेरी गुड। चलो तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। लिखिए पर ध्यान देना, सिर्फ आपको विकल्प ही नहीं चुनना है, उसके आगे जो भी लिखा है उसको भी लिख कर आना है। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध, मनोमयी, कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भावभूतियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहने को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल, अनावरण और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि है। मतलब ऐसा नहीं है कि मध्य युग की बात करें जब तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना की से तभी वो प्रासंगिक रहा हो। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श हैं। सभी जो भी कुछ, जैसे मनुष्य को कहीं शिक्षा या कुछ अच्छी बातें सीखना हो तो सब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम या रामचरितमानस का पाठ सुने, श्रवण करें, ध्यान दें। तो ये एक चिरंतन सौंदर्य की प्रतिनिधि लगातार चली आ रही है और चलती जाएगी, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उसके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके सनाह की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी की अप्रतिम क्षमता देखकर उन्होंने निष्कंप दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और निर्वैयक्तिक दीप्ति से उभारा है। समझ में आया कि उन्होंने किसी एक पक्ष को नहीं तोला है, यहाँ पर नहीं उजागर किया है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति। निर्वैयक्तिकता मतलब वही ना कि सिर्फ एक पर्सन के बारे में ही नहीं बताया, एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने इतने अच्छे से रामचरितमानस की रचना की, अपनी काव्य का जो निर्माण किया, जिससे हम सभी मनुष्य उनके आदर्शों पर चलकर अपने आप को अपनी मान, मर्यादाओं और सीमाओं के भीतर रखकर भी बहुत प्यारा सा जीवन जी सकते हैं। आइए जानते हैं प्रश्नों को। अब देखते हैं इसके उत्तर कैसे देंगे आप। हाँ, तो निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा भाई, बताओ। पहला है का तुलसी का साहित्य, खा साहित्य में तुलसी का स्थान, गा तुलसी के राम, घा तुलसी की काव्य चेतना। अब बताओ क्या होगा। अब है तो सभी तुलसी जी पर आधारित, बेस्ट क्या होना चाहिए। तुलसी का साहित्य लगता है, तुलसी में साहित्य में तुलसी का स्थान, तुलसी के राम या तुलसी की काव्य चेतना। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि तुलसी की काव्य चेतना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनकी चेतना, काव्य की रचना या जिस तरह की सोच और समझ के साथ उन्होंने काव्य रचना की वो अतुलनीय है। और वो हमेशा ही, सोचो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532, मृत्यु हुई 1623। तो उस समय मध्ययुगीन कालीन की बात है, तब उन्होंने रचना की और आज भी उनकी रचनाओं को उसी प्रकार से प्रासंगिक माना जाता है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि तुलसी में किसके प्रति उत्साह नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। कहाँ है भक्ति भाव को अभिव्यक्त करने के, ख धर्ममय जीवन जीने के, ग विशुद्ध एवं कल्पनामय काव्य प्रणयन के, घा संत कवि के प्रणयन के। गद्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसी में किसके प्रति उत्साह नहीं है। तो विशुद्ध एवं कल्पनामय काव्य मतलब ऐसा नहीं है कि बस कल्पना मात्र हो, कोरी कल्पना। वो जीवन को चरितार्थ, किस तरह से जीवन में क्या आवश्यक है, मनुष्य के लिए मनुष्यता की क्या वैल्यू है, किस तरह से हर एक मनुष्य के मन में कैसे विचार होना चाहिए जिससे वो अपना जीवन व्यतीत करे, वही उनकी है। अन्यथा ये सिर्फ ये नहीं कि विशुद्ध एवं कल्पना काव्य वर्णन के। गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? प्रतीक किसके हैं?
का करुणाशील और संतत्व, खा मर्यादा भक्ति और सौंदर्य, गा धर्म करुणा और शील, घा ये गा था शील शौर्य और सौंदर्य। तो यहाँ पर हम बात करें तो शीलता भी है, शौर्य भी है और सौंदर्य भी है। विनम्रशील थे, दयावान थे, सुंदरता की मूरत थे, साथ ही साथ शौर्यवीर भी थे। तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की कौन सी सबसे बड़ी अभिलाषा व्यक्त हुई है? का मर्यादित श्रृंगारिकता की, खा राम रावण कथा की, गा संतों की सी दिनचर्या की, या फिर घा राम के प्रति उन्मुखता की। सबसे बड़ी अभिलाषा हुई है तुलसी की संतों की सी दिनचर्या। संत किसे कहते हैं? संत सिर्फ वो नहीं जो जटाजूट बढ़ाकर, हाथ में कमंडल लेकर, रुद्राक्ष लेकर और वनवास में जाएं या फिर बिल्कुल तपस्या में लीन रहे। संत का अर्थ है सच्चा मनुष्य, ठीक है, जिसमें मानवता की भावना हो। मानवता की भावना के अंतर्गत क्या आता है? प्रेम, दया, करुणा, ममता, परोपकार, ये सब भावनाएं जब मनुष्य में हैं तो वो सत्कर्म करता है, सत्मार्ग पर चलता है और संत कहलाता है। संत होने का तात्पर्य ये नहीं कि हम बिल्कुल वैराग्य ले लें या घर त्याग दें या गृहस्थी जीवन सब कुछ त्याग दें और हम जंगल में जाकर निवास करें और वहाँ हमारी जो लालच लोभ मोह है वो भी है वहाँ पर। नहीं, संत मतलब एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा इंसान, मनुष्य, जिसमें मनुष्यता की भावना होगी। तुलसी के काव्य में धर्म का कैसा रूप प्रकट हुआ है? अनावरण, अक्षुण्ण, अनाविरल या ये सभी? तो अभी अभी हमने बिल्कुल गद्य में पढ़ा था कि अनावरण, अक्षुण्ण और अनाविरल मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवरण हो, मात्र एक आवरण हो, बाहरी दिखावा हो, या जो अक्षुण्ण मतलब जो हमेशा रहे, ऐसा हुआ है। अनाविरल मतलब जो सबसे अनोखा सा हो, है ना, ऐसा। तीसरे प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें 5 दिए जाएंगे जिनमें से हमें 4 करना है। निर्देश अनुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। मैं खेलना चाहता हूँ वाक्य में रेखांकित पदबंध है। क्या दिया है? मैं खेलना चाहता हूँ। स्पष्ट दिख रहा है भाई, देखते हैं अब आप क्या जवाब देते हो। का है विशेषण पदबंध, खा संज्ञा पदबंध, गा क्रिया पदबंध या घा सर्वनाम पदबंध। तो मैं क्या है? मैं क्या है? खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहता हूँ मतलब मेनली क्या है यहाँ पर? क्रिया की, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं खेलना चाहता हूँ तो यहाँ क्रिया रहेगी, चाहता हूँ खेलना, ठीक है। सभी रिश्तेदार बोलते हैं कि रवि होशियार है। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? सभी रिश्तेदार। क्रिया पदबंध है क्या? हाँ, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो सभी रिश्तेदारों पर अंडरलाइन है तो ये संज्ञा ही है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते नातों की बात की जा रही सिर्फ। शायद राम आज रात को आ जाएगा, में कौन सा पदबंध है? आ जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। सिर्फ विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। तो यहां भी आपका होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि आना जाना ये सब क्रिया से रिलेटेड है, तो यहां पर क्रिया पदबंध ही होगा। रोगी दूध पी रहा था, वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो ये बेटा यहाँ पर भी वही सेम है कि यहाँ पर भी क्रिया को दर्शाया जा रहा है तो क्रिया पदबंध ही है। आना जाना, खेलना कूदना, खाना पीना ये क्रियाएं हैं तो क्रिया पदबंध है। वह लड़का अच्छा लिखता है, रेखांकित में। और एक बात बता दूं, यदि सिर्फ जैसे हमने अभी एक पढ़ा था ना, एक और मैं बताती हूँ इससे पहले, हाँ, कि मैं खेलना चाहता हूं, यदि सिर्फ मैं पर अंडरलाइन होता तो सर्वनाम पदबंध हो जाता, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं, अब यहां चलते हैं हम 5वें पर। वह लड़का अच्छा लिखता है, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो यहां पर क्लियरली है सर्वनाम पदबंध, क्योंकि यहां पर सर्वनाम की ओर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? चलो, इसी तरह से सोच समझकर आपको क्रिया पदबंध जो होंगे वो टिक भी करना है और उनके आगे जो लिखा होगा वो शब्द भी लिखना है।
क्रिया हो रही होगी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, सब कुछ, तो वो क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। यदि सिर्फ सर्वनाम पर अंडरलाइन होगी तो उसको सर्वनाम के अंदर देखना। यदि कब, कहाँ, कैसे, ये वाला कुछ, जैसे कि सुबह आएगा, तो वो क्रिया विशेषण पद बन के उस पर आ जाएगा, क्योंकि यह समय, स्थान या काल की ओर सूचक किया जा रहा है। ठीक है, चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं का मिश्र वाक्य क्या होगा? लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? वाक्य पता है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगा। संयुक्त वाक्य मतलब जो सरल वाक्यों से मिलकर बनेगा। मिश्र वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, जिनको तोड़कर हम सरल वाक्यों में परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ में आया? जबकि संयुक्त वाक्य जो रहेगा वो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है, तो उसको तोड़कर सरल वाक्यों में बदला भी जा सकता है। और संयुक्त वाक्य की सबसे पहली पहचान होती, और यदि लगा है 2 वाक्यों के बीच में तो वो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं। अब हम इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो ऐसे वाक्य में बदलना है जिससे कि ये वाक्य एक दूसरे पर निर्भर दिखाई दे। तो देखो, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, वह लोकप्रिय लेखक है क्योंकि उसका सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय लेखक होने के कारण उसका सम्मान सभी करते हैं, उसका सम्मान सभी करते हैं, तभी वह लोकप्रिय लेखक है। क्या लग रहा है आपको? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? कौन सी ऐसा लग रहा है कि 2 वाक्य भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं? जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, पहला ही सही होगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है, चल। रात हुई, आसमान में चांद निकल आया का संयुक्त वाक्य बनेगा। अभी अभी मैंने संयुक्त वाक्य की आपको पहचान बताई थी कि सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 वाक्यों के बीच क्या और लगा है, तो तुरंत आप संयुक्त वाक्य कर देंगे। चलो, रात होते ही आसमान में चांद निकल आया। आसमान में चांद निकलने का कारण रात होना है। रात हुई और आसमान में चांद निकल आया। जब रात हुई तब आसमान में चांद निकल आया, तो यहाँ पर बेटा गा ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि रात हुई अपने आप में एक वाक्य है, आसमान में चांद निकल आया अपने आप में एक वाक्य है। तब जब 2 वाक्यों के बीच और लगा होगा तो वो संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। मेरे मित्र का नाम कुशल है और वह बहुत प्रखर है, वाक्य रचना की दृष्टि से क्या है? कौन सा है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेधात्मक वाक्य? तो क्या है? बोलो बोलो। संयुक्त वाक्य लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि और है ना, मेरा मित्र का नाम कुशल है अपने आप में एक वाक्य है, वह बहुत प्रखर है, तो बस संयुक्त वाक्य है और लगा है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर हो, जिनको तोड़कर सरल वाक्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वह क्रांतिकारी है इसलिए साहसी है, यद्यपि वह क्रांतिकारी है तदपि वह साहसी है। क्रांतिकारी होने के कारण वह साहसी है, साहसी होना क्रांतिकारी होने की निशानी है, तो खा ही सही होगा यहाँ पर कि यद्यपि वह क्रांतिकारी है तदपि वह साहसी। बिल्कुल यही होना चाहिए और यही सही जवाब है। चलो अगला, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। फिर से मिश्र वाक्य, अब आप बताएंगे, थोड़ी देर बाद मैं आंसर बताऊंगी, आप सही बताओगे। ठीक है, का है वह बाजार गई और साड़ी खरीदी। खा है वह साड़ी खरीदेगी इसलिए बाजार गई। गा है उसे साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। घा जैसे ही वह बाजार गई वैसे ही उसने साड़ी खरीदी। तो अब बताइए कि इसमें मिश्र वाक्य क्या है? जैसा मैंने अभी कहा था कि इतने जल्दी तो मैं आपको आंसर बताने वाली हूं नहीं, जल्दी बताओ और मुझे बताओ कमेंट करके कि इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है। पहले तो आप देख लो क्या इसमें कोई सरल वाक्य है, ढूंढ लो भैया। वह बाजार गई और साड़ी, तो ये तो और लगा है तो संयुक्त तो होगा। वह साड़ी खरीदेगी इसलिए बाजार गई, ये क्या आपको लग रहा है कि अपने आप में ये दोनों वाक्य है क्या? क्योंकि मिश्र वाक्य जो रहता है उसमें हम दोनों वाक्यों को अलग अलग नहीं बना सकते हैं, ना ही वो बन सकते हैं। वह साड़ी खरीदेगी, उसने साड़ी खरीदनी थी, तो जैसे ही वह बाजार गई वैसे ही उसने साड़ी खरीद ली। क्या आपको लग रहा है कि ये मिश्र वाक्य होना चाहिए?
यदि आपको लगता है कि ये मिश्र वाक्य है तो उत्तर घा, और साथ ही साथ ये जो लिखा है ना सेंटेंस, इसको भी आपको परीक्षा में पूरा लिख कर आना होगा। समझ में आया? चलो चेक करते हैं। ओके, उसने साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। क्योंकि देखो, यदि इसलिए लगा है तब भी है कि इसलिए वह बाजार गई, अपने आप में एक पूरा वाक्य नहीं है। तो जो पूरा वाक्य नहीं है वो अपने आप में नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आया? चलो चलते हैं। प्रश्न है 5वां। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास पता है आपको? जी हाँ। अब तक दादा क्या है ये? आ से अव्ययी, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व समास। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं और इनके कुछ उपभेद भी होते हैं, जो कि कारक यदि आपको पता है, कर्ता ने करण को करण से, करण के लिए या पदान से, है ना, ये सब है। तो इसमें तत्पुरुष के जो उपभेद होते हैं, आपको पता है कि जो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास, उसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय और उपसर्ग और प्रधान। तो यहाँ पर समास में 2 पदों का मेल होता है, पूर्व पद और उत्तर पद कहलाते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और उनके जो भी पद रहते हैं, जिस तरह से जो समस्त पद बनता है उसका लिंग क्या निर्धारण होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। यदि मान लो जल है अपने आप में पुल्लिंग, धारा है स्त्रीलिंग, यदि इनको जोड़कर समस्त पद बनाया जाए तो ये बन जाती है जलधारा, और जलधारा स्त्रीलिंग हो जाती है। मतलब धारा ने अपने वर्चस्व या अपनी सत्ता जमा दी और जल को भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। तो तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो तत्पुरुष में जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तो समास में कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? हाँ, चलो। प्रश्न है पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? पंचामृत, का द्वंद्व समास, खा कर्मधारय समास, गा द्विगु समास या घा तत्पुरुष समास। तो पंचामृत में बताइए, पंच धन अमृत, संख्या बताई जा रही है क्या? और जहां संख्या बताई जाती है वो द्वंद्व नहीं होता। बहुत से बच्चे द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा द्वंद्व जो समास है वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे दाल चावल, ठीक है, सुबह शाम, दिन रात, आना जाना, माता पिता, भाई बहन, मतलब जहां पर दोनों पदों की प्राथमिकता दिखाई जाती है, जहां कोई पद छोटा नहीं है। तो द्वंद्व वो होता है, द्वंद्व मतलब इक्वल शक्ति, पावर हो जिनके पास। जबकि जो द्विगु समास है, द्विगु समास की हम बात करें, द्विगु, ठीक है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो क्या कुछ दिख रहा है यहां पर पंचामृत में? पंच 5 की ओर पंचामृत, तो द्विगु समास होना चाहिए, है ना? और होगा ही, बिल्कुल द्विगु समास ही होगा इसमें, क्योंकि पंचामृत की बात है तो संख्यावाचक जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक रहता है द्विगु समास में। एक बार और रिवाइज करा दूं, चलो एक बार और मैं आपको बता दूं। अ ब त क द अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कर्मधारय यहां पर आएगा द्विगु, जो अभी अभी हमने देखा संख्यावाचक है, और ये है द्वंद्व। तो इसमें रहता है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद मतलब पहला वाला पद प्रधान, साथ ही साथ अव्यय भी रहता है, उपसर्ग भी रहता है। बहुव्रीहि में कोई नहीं रहता, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। हाँ, क्योंकि इसमें कोई तीसरा ही पद रहता है। जैसे मान लो नीलकंठ, तो ना तो नील इसमें प्रधान है, ना ही कंठ इसमें कोई तीसरा है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो कोई इसमें तीसरा पद प्रधान रहता है, तीसरा पद, तीसरा पद होता है इसमें प्रधान, ठीक। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, अभी अभी हमने देखा जलधारा में उत्तर पद प्रधान, आया समझ में। कर्मधारा में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान इन द सेंस कि जैसे मान लो यदि नीलकंठ है जो कर्मधारा में भी आता है और तत्पुरुष बहुब्रीहि में भी आता है। जैसे नीला है कंठ, जो विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, जहां यदि विशेषण और विशेष्य की बात करें, विशेषण
विशेष की यदि हम बात करें तो उसमें आ जाता है आपका द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हैं, अभी अभी बताया था, जैसे सुबह शाम, माता पिता। अब आप सभी जो भी प्रश्न आएंगे सामने उत्तर देंगे आप, ठीक है। समझ में आया? ये है आपका। इन शॉर्ट आप इस तरह से याद कर सकते हो, अब तक दादा, अव्यय भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं दूसरा। स्नेह में मग्न का समस्त पद क्या होगा? स्नेह में मग्न समस्त पद पूछ रहे हैं। विग्रह पूछेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा और उससे इसका विग्रह क्या होगा। अब यहाँ पर विग्रह ही दिया है तो आपको समस्त पद बताना होगा। स्नेह में मग्न मतलब स्नेह मग्न होगा, स्नेह मग्न होगा, स्नेहाग्न होगा या स्नेह मगन होगा, क्या होगा? स्नेह में मग्न का समस्त पद होगा स्नेह मग्न। दूसरा लग रहा है आपको, ठीक है। यदि दूसरा लग रहा है तो यहां पर आपका सही जवाब है। समझ में आया? स्नेह में मग्न मतलब स्नेह मग्न ही सही है। पहले अच्छा ये बताओ मुझे कि स्नेह में जो मग्न है वो कौन सा समास है? जहां पर में, पर, के लिए ये सारी बातें आएंगी वहां पर होगा तत्पुरुष, तो स्नेह मग्न होगा इसका सही जवाब। महाविद्यालय शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए कि महाविद्यालय जो विग्रह है वो कैसा है। इनमें से बताइए कौन सा है सही। महान है जो विद्यालय, कर्मधारय। महान और विद्यालय द्वंद्व। विद्यालय में महान तत्पुरुष, बड़ा है जो विद्यालय कर्मधारय। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही है? महान है जो विद्यालय, कर्मधारय लग रहा है आपको? बताओ जल्दी। बहुत सही। यदि आपने ये कहा था तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एक दंत समस्त पद का विग्रह क्या होगा और उसका समास क्या होगा? एक है दांत जिसका अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। दांतों में एक है जो कर्मधारय, एक दांत का समाहार द्विगु, एक दांत ही है जो कर्मधारय। एक दंत किसे कहते हैं? एक दंत, यस। तो ये रहेगा गणेश अर्थात बहुव्रीहि समास और बिल्कुल सही जवाब होगा जिसने भी ये किया है। वेरी गुड। अब पत्र का उत्तर, पत्रोत्तर, ठीक है। पत्र का उत्तर मतलब पत्रोत्तर ही है और यही सही जवाब है। पहुंच चुके हैं हम 6वें प्रश्न पर। निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा क्या? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उस पर क्या होने लगे? बरस पड़े, जान के लाले पड़े, रो पड़े, टूट पड़े। परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया बेचारा कोई बच्चा और उसको आते ही पिताजी उस पर बरस पड़े। निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली आदमी की हर कड़वी बात को तेली के बैल की तरह होकर जाता है, जहर के घूंट की तरह पी जाता है, चूना लगाने की तरह जाता है, मधुर रस की तरह पी जाता है। तो निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली आदमी की हर कड़वी बात को जहर के घूंट की तरह पी जाता है। क्या करे बेचारा। आजकल पाकिस्तान चिराग तले अंधेरा की कोशिश कर रहा है, चूड़ियां पहनने की कोशिश कर रहा है, नाक में नकेल डालने, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आजकल जो है पाकिस्तान गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, पुरानी बातों को और तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। आलोचक का कार्य किसी भी रचना में मीन मेख निकालना रह गया है, मुंह की खाना रह गया है, विष उगलना रह गया है, शिकंजा कसना रह गया है। आलोचक का कार्य किसी भी रचना में सिर्फ और सिर्फ मीन मेख निकालना ही रह गया है। दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ उसके छाह ना छूने देना, मक्खी नाक पर ना बैठने देना, कान पर जू ना रेंगना, उसके कान पर जू नहीं रेंगती। सुना है ये? चलो
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई मिट्टी का माधो नहीं है, हाथ का मैल नहीं है, सांप सूंघना नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही सही जवाब होगा। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 नंबर। ठीक है, अब आपको ये जो काव्यांश है उसको पढ़ना है ध्यान से और ये भी पता लगाना है कि ये किसके द्वारा लिखित है, कविता या जो भी पद हैं वो कौन से पाठ से लिए गए हैं। यदि इतना आपको क्लिक हो गया, समझ लो आप उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंदरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। किसका है बताओ, जल्दी बताओ। मीरा बाई। वाओ, किसने सोचा, किसने कहा भाई, नाम लिखकर जरा बता दो अपना। वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये मीरा के द्वारा रचित पद है। अब देखते हैं आपने उत्तर कैसे देते हो। मीरा श्री कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहती हैं? का धन लाभ के लिए, खा दर्शन करने के लिए, गा यशस्वी बनने के लिए, या घा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। बताओ जल्दी। दर्शन करने के लिए। हाँ, गिरधारी मने दर्शने पायो, मतलब मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, मैं आपके निकट आना चाहती हूँ और मैं हर स्थिति में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? का मेरे कष्ट हर लो, खा मुझे अपनी दासी बना लो, गा मेरे जीवन को सुखों से भर दो, या घा मेरा संसार में नाम कर दो। पद्यांश के आधार पर बताना है हमको, क्योंकि हाँ, एक पद्यांश उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे कष्ट हरो, जैसे द्रौपदी लाज राखी चीर बढ़ाया, उसके बाद प्रहलाद की लाज राखी, भक्ति से नरसिंह का रूप धारण किया, कुंजर पीर काटी अर्थात ऐरावत हाथी को बचाया। ठीक है, तो वैसे ही मेरे कष्ट भी हरो। लेकिन इसमें तो कुछ और ही बात की जा रही है। कौन सी बात की जा रही है? इसमें की जा रही है कि मुझे अपनी दासी बना लो। गिरधारी माने चाकर, चाकर मतलब दास। श्री कृष्ण के नाम स्मरण से कवयित्री को कौन सा लाभ प्राप्त होगा? का यश प्राप्त करने का, ख श्री कृष्ण के दर्शन करने का, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण के नाम स्मरण से कवयित्री को कौन सा लाभ होगा? उनको का और खा दोनों यश प्रसिद्धि नाम। तो देखो, यदि वो कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त नहीं हुई होंगी तो शायद आज हम उन्हें नहीं जानते होंगे, और श्री कृष्ण के दर्शन का भी उन्हें प्राप्त हुआ। पद्यांश के अनुसार कवयित्री श्री कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहती हैं? का चाकर बनकर, भक्तिन बनकर, सखी बनकर, इनमें से कोई नहीं। तो यदि काव्यांश के अनुसार हम देखें तो वो चाकर मतलब दास बनकर ही उनकी भक्ति करना चाहती हैं। भाव भारती में कौन सा अलंकार है? उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक या अनुप्रास? तो बिल्कुल सही जवाब है अनुप्रास। क्यों? क्योंकि यहां पर भा और भा मतलब जब अक्षर या वर्ण की आवृत्ति हो तब अनुप्रास अलंकार होता है। जब शब्द की आवृत्ति हो और दोनों जो शब्द आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, उनके अर्थ भी सेम हो तो पुनरुक्ति। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थों के अलग अर्थ हो तो यमक। और जब किसी से तुलना की जा रही हो, कोई वाचक शब्द जैसे सा, के जैसा, के समान, ऐसे शब्द आए तो उपमा। रूपक मतलब जब उपमान और उपमेय समान हो जाए। उपमान उपमेय बता दूं क्या होता है? चलो बता देती हूं। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म,
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ठीक है। वाचक शब्द, उपमान जिससे तुलना की जाती है। की जाती है, ठीक है। उपमान होता है जिसकी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, समझ में आ रहा है। और साधारण धर्म, कोई गुण या विशेषता जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। वाचक शब्द, कीवर्ड्स कह सकते हैं अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में कीवर्ड्स कह सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे शब्द जिनसे उपमान, जिनसे पता चले कि कौन सा अलंकार है। तो भाव भारती में अनुप्रास है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। उदार व्यक्ति के प्रति पृथ्वी का क्या भाव रहता है? का कृतज्ञता और निंदा का। खा सहनशीलता और क्षमा का। गा कृतज्ञता और आभार का। या घा घृणा और निंदा का। पृथ्वी की बात की जा रही है बेटा, बताओ। कृतज्ञता, कृतज्ञता, देखो ये जो दोनों शब्द हैं इनके दोनों विलोम है एक दूसरे के। कृतज्ञता, कृतज्ञता विलोम है कृतज्ञता का। कृतज्ञता, ठीक है। कृतज्ञता मतलब उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानना, और कृतज्ञ मतलब होता है उपकार ना मानना। किसी ने हमारे साथ भले ही अच्छा किया लेकिन हम उपकार नहीं मान रहे। नहीं होता है कुछ कि उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो फिर भी वो कहते हैं हाँ किया तो क्या किया। तो पृथ्वी का जो भाव है वो कैसा रहता है? कृतज्ञ और निंदा का? नहीं। सहनशील और क्षमा का? बिल्कुल, यही होना चाहिए सही जवाब। कृतज्ञता और आभार का भी रहता है, बिल्कुल। कृतज्ञता, हाँ हाँ यही है बेटा। कृतज्ञता मतलब उपकार मानना, और आभार का उदार व्यक्ति के प्रति, उदार व्यक्ति के प्रति, ठीक है, कि वो भी उपकार मानती है जो उदार व्यक्ति रहते हैं। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों कथन से कवि का संकेत किस ओर है? राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले। तुम्हें राम भी बनना है और लक्ष्मण भी। खा तुम्हें नारी के सम्मान की रक्षा भी करनी है और मर्यादा की भी। तुम्हें युद्ध भी करना है और रक्षा भी, और तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को भी। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। तो राम और लक्ष्मण की यदि बात की जाए तो तुम्हें भारतीयता को बचाना है, मतलब राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जो सीमाओं की रक्षा करते हैं। लक्ष्मण रेखा पता है आपको, जब सीता हरण के समय किस तरह से जब सीता जी ने जिद की थी कि वो सोने का मृग है उसे लेकर आइए, तो राम उसके पीछे गए। राम ने कहा कि लक्ष्मण भैया तुम यहीं रहो, तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे कि भाभी आप इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन विधि का विधान जो था और रावण आया। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तारा मानो सम्मोहित था, उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी कि तुम कौन होते हो मुझसे फिर से गाने के लिए कहने के लिए। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तारा को मानो कुछ होश आया।
वो तो एकदम उस युवती को देखकर अपने होश हवास खो बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। चलो, वामीरो के कथानुसार गांव का क्या नियम था? किसी अन्य गांव के युवक से बात ना करना। किसी का अनादर ना करना। अन्य गांव के युवक से स्वयं को बचाना। या किसी के समक्ष गीत ना गाना। तो गांव का नियम था कि किसी अन्य गांव के युवक से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि किसी अन्य गांव के साथ उनके परिणय संबंध स्थापित नहीं हो सकते थे। ये गांव की परंपरा थी, रीति रिवाज था। तंतारा के सम्मोहन का क्या कारण था? शांत वातावरण। अपनी धुन में खोना। वामीरो का मधुर गीत। गांव की याद आना। तो उसका था सबसे अधिक वो मंत्रमुग्ध कैसे हुआ था जब वामीरो गा रही थी और वो भी बैठा था और अचानक उसके स्वर में उसके इतना प्रिय गीत गूंजा तो वो बस चला जा रहा उसकी तरफ जाता रहा, है ना। वामीरो ने तंतारा पर क्रोध क्यों किया? क्यों झुंझला उठी थी वामीरो? तंतारा द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण, तंतारा का दूसरे गांव का होने के कारण, तंतारा का शक्ति प्रदर्शन करने के कारण, या गांव वालों के भय के कारण? क्या कारण था जिस पर वामीरो चीख उठी थी? तंतारा द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण, ठीक है, क्योंकि वो पूछे जा रही थी। गद्यांश के अनुसार तंतारा कौन सा राग अलाप रहा था? अपनी तलवार की दिव्य शक्ति का कि मेरे पास ये तलवार है, दिव्य तलवार, या फिर वामीरो से गाना गाने का, या अन्य गांव वासियों से मिलने का, या वामीरो से प्रेम करने का? क्या कह रहा था वो कहे जा रहा था गाना गाओ ना वामीरो, गाना गाओ ना। गाना क्यों रोक दिया? यही राग अलापे जा रहा था। तंतारा को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने क्या किया? वामीरो से क्षमा मांगी। वामीरो का रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा। वामीरो को अपने विषय में बताने लगा, या फिर वामीरो की माँ से मिलने का निवेदन करने लगा। तो सबसे पहले उसका रास्ता रोककर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। अभी हमने पढ़ा था ना, यही सही जवाब है। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता बताई गई है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो क्या है उनकी गीतों की विशेषता? है करुणा के साथ जूझने का संकेत। केवल दुखद स्थितियों का चित्रण। संगीतात्मक का अभाव, या फिर कलिष्ट भाषा शैली। विशिष्ट है तो कलिष्ट तो होगा नहीं। तो विशेषता क्या है? विशेषता है आपका पहला, करुणा के साथ जूझने का संकेत। क्योंकि जितने भी उनके गीत हैं, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, या फिर दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। मतलब उसमें करुणा भी है, संघर्ष भी है ना। तो इस तरह से उनके जो गीत थे शैलेंद्र जी के, उनमें करुणा दया का भाव भी था और संघर्ष की वेदना भी थी। पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन रखने का क्या उद्देश्य था? झेन की देन, याद आया। चाय के बर्तन धोए जाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति पानी से हाथ मुंह धोकर कुटिया के अंदर प्रवेश करे। किसी को भी पानी की कमी ना हो। पानी का महत्व बताने के लिए। तो इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा कि पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन इसलिए रखा था, उसमें पानी था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति पानी से हाथ मुंह धोकर ही कुटिया के अंदर प्रवेश करे, बिना हाथ मुंह धोकर ना आए। क्योंकि जो पर्णकुटी थी, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया बनी थी, जहाँ सिर्फ 3 व्यक्ति ही
आ सकते थे ताकि शांति बनी रहे। और चाजीन था जो चाय देता था, ठीक है, इस तरह से वो जो चाय की प्रक्रिया थी, टी सेरेमनी। अब हम पहुंच चुके हैं खंड बा की तरफ, जो है वर्णात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब हमें लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से साफ सुथरी लिखावट में। जैसा कि साफ स्वच्छता से जब हम लिखते हैं तो जो चेकर के पास जब हमारी कॉपी जाती है तो बड़े अच्छे से एक ना प्रभाव पड़ता है कि वाह कितनी प्यारी साफ सुथरी कॉपी है, माइंड भी अच्छा रहता है और अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला, गांधी जी ने कैसे सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, गिन्नी का सोना पाठ के अनुसार गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि गांधी जी ने इस पाठ में व्यवहारिकता क्या है, स्वार्थपरकता, समझ में आया? व्यवहारिकता क्या बताया है इस पाठ के माध्यम से कि जो मीठा मीठा बोलते हैं, सिर्फ अपना काम, अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए या उल्लू सीधा करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब काम निकल जाएगा तो देखेंगे तक नहीं। खास तौर से यदि नेताओं की बात की जाए कि चुनाव से पहले भाइयों बहनों प्यारी प्यारी बातें, घर घर जाकर चरण स्पर्श करना, ये करना वो करना, हम आपके बेटे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके मित्र हैं, ये हो जाता है। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है, कौन भाई कौन बहन कौन माता कौन पिता कुछ नहीं याद रखते और बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो ये व्यवहारिकता का उदाहरण है कि स्वार्थपरकता। यदि हम बात करें आदर्श की, तो आदर्शवादी जो इंसान रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, वो चाहे मुश्किल आए, चाहे कोई परेशानी आए, लेकिन अपने सिद्धांतों से जरा भी अडिग नहीं रहते हैं, मतलब डिगते नहीं हैं, अडिग रहते हैं हमेशा, ठीक है। गिन्नी का सोना पाठ के अनुसार गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे। आदर्श हैं कुछ ठोस, कुछ ऐसे जो अपने सिद्धांतवादी, आदर्श मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर उसकी कीमत नहीं घटाते थे कि सोने में तांबा मिला दिया फिर भी वही चल रहा है, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर तांबे की कीमत बढ़ाते थे, अच्छाई लाकर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों को अपना हथियार बनाया। सत्य और अहिंसा रूपी हथियारों को लेकर ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता जैसे कठिन लक्ष्य की प्राप्ति को संभव कर दिखाया, ठीक है। दूसरा है, कारतूस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जाबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। वजीर अली, कारतूस याद है? बिल्कुल। वजीर अली एक ऐसा वीर, जाबाज, साहसी सिपाही था जिसने अकेले दम पर अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया था। वजीर अली के पिता सत्ताधारी थे और वजीर अली के जो चाचा थे उनको ये था कि जैसे ही वजीर अली के पिता की मृत्यु होगी, सारी बागडोर मेरे हाथों में जाए, सत्ता मेरे हाथों में जाए। लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तो चाचा बौखला गया, उसको, वजीर अली को वो जन्म के साथ ही अपना दुश्मन मानने लगा और उसकी जान का दुश्मन बन गया। जब सत्ता वजीर अली के हाथों में आई तो जो चाचा था वो अंग्रेज़ों से मिल गया और अंग्रेज़ों की सत्ता थी, अंग्रेज़ों का राज था उस समय। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसने वजीर अली को अपने शासन से हटवा दिया, अंग्रेज़ों को 10 लाख रुपए दिए, कुछ ज़मीन भी दी और वजीर अली को वहाँ से तख्त से हटवा दिया। वजीर अली गया, उसको निकाला गया और उसने जहाँ जहाँ कहीं रहकर सभी जो भी राजा, जो भी देश थे, अन्य देशों, वहाँ के राजाओं से संधि की, मेल मिलाप किया और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा, जिससे अंग्रेज़ों की तो नाक में दम कर दिया उसने। अब अंग्रेज़ और जो वजीर अली का चाचा था वो उसकी पूरी तरह से जान के शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए और ये सोचने लगे कि अब कैसे वजीर अली को समाप्त किया जाए। लेकिन वजीर अली फिर भी ना तो डरा, कुछ नहीं किया,
कारतूस पाठ का उद्देश्य जाबाज वजीर अली की वीरता एवं साहस को सबके सामने लाना है। वजीर अली की वीरता का उद्देश्य क्या है? वह है अंग्रेजों से भारत की भूमि को मुक्त कराना। वस्तुतः जाबाज वजीर अली समय के साथ साथ इस तथ्य से परिचित हो गया कि ब्रिटिश शासन किसी भी दृष्टि से भारत एवं भारतवासियों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। वो समझ चुका था कि अंग्रेज भारतीयों के लिए हमेशा गड्ढा ही खोदेंगे और कभी भी, चाहे वो कितना भी इनका इस्तेमाल कर लें, चाहे कोई बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो, लेकिन वो उनका यूज तो कर लेगा, लेकिन उनको कभी उतनी सत्ता या उतना मान सम्मान नहीं देंगे अंग्रेज जितने की वो हकदार हैं। तो वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था। यह धारणा स्पष्ट होते उसने अंग्रेजों को भारत की भूमि से बाहर खदेड़ने की ठान ली। उसके जीवन का लक्ष्य ही अंग्रेजों को देश से बाहर करने का बन गया था। उसने अपने 5 महीने की हुकूमत में ही अवध के दरबार को ब्रिटिश प्रभाव से लगभग मुक्त कर दिया। वह अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासकों पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार संघर्ष करता है। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वकील से जब उसने न्याय की गुजारिश की तो वकील भी अंग्रेजों की जुबान बोलने लगा, तो उससे नहीं रहा गया और उसने वकील को मार डाला। ठीक है, उसकी योजना यही थी कि वह अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करे। इसके लिए वह अलग अलग राजाओं से मिलकर प्रयास कर रहा था। उसने अपनी वीरता या जाबाजी से अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था और अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से वजीर अली को ढूंढने में लगी थी। जगह जगह खेमे बनाए थे, तंबू लगाए थे कि कैसे वजीर अली आए। और आपको पता ही होगा कि कितने स्मार्ट तरीके से वजीर अली आता है और स्वयं कर्नल से कारतूस भी ले जाता है और कहता ना कि उसके अरे नाक तले से उसने ले लिया और उसको पता भी नहीं चला। तभी तो कर्नल स्वयं उसकी तारीफ करता है कि एक ऐसा जाबाज और बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति है जिसको मतलब परास्त करना असंभव सा है। आप कैसे कह सकते हैं कि सुलेमान सहृदय बादशाह थे? बताइए, सुलेमान याद है आपको क्या था इसमें कि आप कैसे कह सकते हैं कि सुलेमान सहृदय बादशाह थे? आइए देखते हैं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व पहले एक बादशाह थे, बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है, पता है पाठ कौन सा है? अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, वरन पशु पक्षियों के प्रति भी दयालु थे। यह तथ्य इस घटना से स्पष्ट होता है कि एक बार बादशाह सुलेमान अपनी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ था? बहुत सारी चींटियां थी। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टाप पे सुनी, आवाज सुनी, तो डर कर बेचारी एक दूसरे से बोली, जल्दी से अपने अपने बिल में चली जाओ, फौज आ रही है। तो बादशाह उनकी बात समझ गए, उनकी भाषा समझ गए। बादशाह चींटियों की भाषा जानते थे, अतः थोड़ी दूरी पर रुककर बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुलेमान जो बादशाह थे वो सहृदय थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। ठीक है। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला है, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण दीजिए। कैसे, क्या, बताओ जरा। हाँ, कवि के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में वर्षा की ऋतु में घूम घूम कर अपनी जादूगरी दिखा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने रथ पर चढ़कर कहीं यहाँ जादू दिखा रहे हैं, कहीं वहां जादू दिखा रहे हैं। पहला है, आकाश में चारों ओर चमकीले तथा पारे के समान सफेद बादल छा गए। विशाल बादलों के कारण पर्वतों का दिखाई देना बंद हो गया है। झरने भी ओझल हो गए हैं, उनकी केवल आवाज ही सुनाई दे रही है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पूरा पर्वत ही आकाश में उड़ रहा हो। दूसरा है, बादल घिरने के बाद बहुत तेज वर्षा हुई। घनघोर वर्षा के कारण शाल के वृक्ष भयभीत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो भय के कारण वे भी जमीन में धंस गए हों। तालाब के जल से इस प्रकार धुआं उठता प्रतीत हो रहा है जैसे मानो तालाब में आग लग गई। ठीक है।
कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहते हैं? कैसे हैं शरारती बच्चे और पक्षी? तोप, याद आया? तोप। अरे ये क्या बड़े तोप हैं क्या? जो कभी कभी जिनके हाथ में सत्ता होती है या शक्ति होती है, सामर्थ्य है, या चाहे जवानी की बात करें, कुछ भी स्थिर नहीं है। इस पाठ के माध्यम से यही बताया है कवि ने कि कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारे पास धन, दौलत, यश, जो भी कुछ आ जाए उसमें किसी भी तरह से हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि एक ना एक दिन वो हमारे हाथ से जाएगा ही, जाएगा ही। जब हम विनम्रता पूर्वक रहते हैं, जब हम स्थिरता के साथ रहते हैं, तो बिल्कुल बच्चे थे ना, बड़े हुए, जवानी हुई, बुढ़ापे की ओर चल पड़े और चले जाना है शरीर को छोड़कर। तो यहाँ पर यही बताया कि तोप जो कभी लाखों लोगों के परखच्चे उड़ा दिया करती थी, आज वही तोप बच्चों का खिलौना बन गई। उस पर बच्चे सवारी करते हैं घोड़े की तरह, चिड़ियां अपना घोंसला बनाती हैं। तो पहला है, बच्चे कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर लगाई गई तोप पर घुड़सवारी करते हैं। उस तोप से अपना मनोरंजन करके ऐसे दर्शाना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि कभी शक्तिशाली रही तोप अब उनके लिए खेलने या सिर्फ मनोरंजन की वस्तु बन गई है। दूसरा, जब चिड़ियां तोप पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं, तो इसका अर्थ भी यही है कि उन्हें इस विनाशकारी तोप से कोई भय नहीं है। जिसको कभी भय था, तोप खतरनाक थी, लेकिन आज वही तोप देखो, साल में सिर्फ 2 बार ही उसकी सफाई होती है, रंग रोगन किया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बच्चे और चिड़ियां तोप पर बैठकर इस बात को बताना चाहते हैं कि सामूहिक आंदोलन द्वारा बड़े से बड़ा क्रूर निर्मम शासक भी पराजित किया जा सकता है। कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, निर्मम मतलब जिसके मन में किसी के प्रति ममता ना हो, वो भी पराजित हो जाता है। जन सामान्य से इस बात को भी सिद्ध कर दिया गया है कि उसे हथियारों के बल पर लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। कब तक आप किसी को दबा दबा कर रखोगे, कब तक आप किसी को अपने चंगुल में फंसा कर रखोगे, कभी ना कभी तो वो अपने उसमें रहेगा ना। ठीक है, समय सदा एक समान नहीं रहता। वह आवश्यक नहीं कि आज शक्तिशाली है वह भविष्य में भी शक्तिशाली रहे। तीसरा प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत में सैनिकों की देशवासियों से क्या अपेक्षाएं की गई हैं? क्या कर, मतलब जो सैनिक थे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो सैनिक हैं वो देशवासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि माँ भूमि को, माँ भारती को हमेशा सजा कर रखना, मतलब इसके आंचल पर कोई भी मतलब छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी काट दो, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। यदि किसी ने भी माँ भारती की तरफ बुरी दृष्टि डालने की सोची तो उन आंखों को फोड़ दो, यदि आंचल की तरफ हाथ उठाने की छोड़ी तो हाथों को तोड़ दो। लेकिन हे भारतवासियों, हमारी माँ भारती मातृभूमि है, उसकी रक्षा करो, उसकी मान सम्मान करो, क्योंकि हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, अब आपको करना है। कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों ने देशवासियों से ये अपेक्षाएं की हैं कि प्रत्येक देशवासी देश की सुरक्षा को अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की सेवा और विकास में यथासंभव योगदान भी देते हैं। यदि कोई शत्रु देश के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो वे शत्रु का विनाश कर दें। वस्तुतः सैनिक प्रत्येक देशवासी से यह अपेक्षा करता है कि सभी देशवासियों में देश के प्रति त्याग और बलिदान की सर्वोपरि भावना होनी चाहिए। किसी भी तरह से हम ऐसा ना सोचें कि भाई ये तो ठीक है ना, ये तो उनका कर्तव्य, हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3-3 नंबर के प्रश्न है बेटा, और आपको 5-6 पंक्तियों में उत्तर देने होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। हरिहर काका एक ऐसी कहानी जो सच में झकझोर के रख देती है, एक ऐसी कहानी जो मतलब वो जो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया रे भैया सबसे बड़ा रुपया, ये हरिहर काका में बताया गया है कि किस तरह से जो ठाकुर बाड़ी के लोग थे, वो तो गांव के महंत थे, पुजारी,
जो सिर्फ और सिर्फ खाते थे, ऐश करते थे। भोली भाली जो गांव की जनता रहती थी उसको धर्म के नाम पर लूटते थे। और उन्होंने हरिहर काका को भी बहलाने की कोशिश की, अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका जब उनके झांसे में नहीं आए तो उनको बंदूक की नोक पर उनको पकड़ कर ले गए और बंद कमरे में रखकर उन्हें बहुत मारा पीटा और जबरदस्ती उनका अंगूठे का निशान कोरे कागज पर ले लिया। तो वो तो पराए थे, लेकिन हद तो या अति तो तब हो गई जब हरिहर काका के भाइयों ने भी हरिहर काका के साथ बदसलूकी की। ऐसा दुर्व्यवहार किया कि ठाकुरबाड़ी के जो लोग थे उनसे भी बद से बदतर उन्होंने हरिहर काका को मारा पीटा। ये क्या है? चंद जमीन के टुकड़े के लिए, चंद पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? जितनी आवश्यक है उतना हमारे पास है, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस इतना काफी है। लेकिन लालच, मोह ऐसा दलदल है जो व्यक्ति को अंदर की ओर धसाते चला जाता है। पाठ के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर अन्य तीनों भाइयों का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की पत्नी थी, अब उनका भी देहांत हो चुका है, अपनी कोई उनकी संतान नहीं है। हरिहर काका के पास भी 15 बीघा जमीन थी। यदि वे चाहते तो पत्नी की मृत्यु के बाद अलग घर में रह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे, उनके परिवार को अपना परिवार समझने लगे। संयुक्त परिवार के महत्व को हरिहर काका जानते थे कि सब मिलजुल कर रहेंगे। उनकी खेती से बहुत अन्न उपजता था, अकेले कुछ नहीं, मतलब अकेले के लिए तो बहुत अधिक था। तो वो उन्होंने सोचा कि सब मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए वे अपने भाइयों के संयुक्त परिवार में सबके साथ मिलकर रहना चाहते थे ताकि परिवार का प्यार और अपनापन मिल सके। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका में अपनापन का भाव इतना अधिक था कि जब परिवार के सदस्यों ने उनसे अनुचित व्यवहार किया तो वे इससे दुखी हो गए और घर छोड़कर चले गए। भाइयों द्वारा मना लेने पर वापस घर भी आ गए बेचारे। इस प्रकार ये सब घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति समर्पित थे और प्रेरक थे, जो समाज के लिए प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ ये भी आगाह किया है इसके माध्यम से कि कैसे अपने, सिर्फ जो अपने होते हैं वो उन्हें धन दौलत का लाभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। ठीक है। दूसरा है, लेखक को किसके सहारे अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी। आप गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के विद्यालय में सुझाव देंगे, कैसे? तो लेखक गुरदयाल सिंह याद है आपको, पंजाबी, जिनके जो मास्टर थे शर्मा जी, वो बच्चों को पढ़ाने जाते थे। एक बड़े अच्छे घर का बच्चा था, तो उसकी जो पुरानी किताबें थी वो गुरदयाल सिंह जी को मिल जाती थी। इसके सहारे वो उन्होंने पढ़ाई की। यदि मान लो नई किताबों की आवश्यकता पड़ती तो संभवतः लेखक पढ़ ही नहीं पाते। लेखक गुरदयाल सिंह के माता पिता की आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे शिक्षा पर अधिक धन खर्च नहीं कर सकते थे। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर साहब जो शर्मा जी थे, वे किसी समृद्ध परिवार के बच्चे की किताबें लाकर दे देते थे। कॉपियों, पेंसिल, होल्डर या स्याही दबात पर मुश्किल से 1 रुपया वर्ष भर का खर्च आता था। सुन रहे हो आप? जो स्याही दबात रहती, इंक, तो साल भर में मुश्किल से 1 रुपये का खर्च आता था। तब 1 रुपये का भी बहुत महत्व था। लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी का सहारा ना मिलता तो वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, और आज शायद हम उनकी इतनी अच्छी कथा नहीं पढ़ पाते। गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकों, कॉपियों एवं पुरानी या सस्ती वेशभूषा आदि की व्यवस्था भी कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में बालकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि संविधान के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो लिखा गया है उसका पालन भी किया जाता है, अनिवार्य है शिक्षा। विद्यालयों की ओर से बच्चों के माता पिता को जागरूक बनाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए, जिससे वे शिक्षा को बोझ ना समझकर उसके महत्व को पहचानें। खास तौर से शिक्षा में
जो है सिर्फ रटंत विद्या को ना स्थान देकर बच्चे की नींव को मजबूत बनाना होगा। बच्चे के स्टार्टिंग से या शुरुआत से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, उसमें इस तरह की विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बच्चे में सेल्फ का निर्माण हो, अपनी अस्तित्व का निर्माण कर सके, अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त हो। पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन यहाँ वहाँ की बातें जो अब शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है। गरीब बालकों के लिए विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्कॉलरशिप, हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं, जिससे बालकों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। यदि विद्यालय की ओर से इस प्रकार के सार्थक प्रयास किए जाएं तो गरीब बच्चे अवश्य पढ़ सकेंगे। और अधिकतर हमने देखा है कि जितनी भी महान हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत कठिनाइयों से शिक्षा ग्रहण की, वे ही आज शिखर पर हैं। जिनको बहुत कुछ अपने आप ही मिल जाता है ना, उसका मूल्य नहीं समझते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूंगी कि जो आपके पास इतना अच्छा अवसर मिला है, सब कुछ मिला है, और आप इतने अच्छे मेहनत के साथ अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो भविष्य में आप स्वयं भी देश का नाम रोशन करेंगे। इफ्फन और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब इफ्फन इस्लाम मतलब मुस्लिम परिवार का था, टोपी ब्राह्मण परिवार का था। दोनों के जाति और धर्म एकदम विपरीत, दोनों की सोच, दोनों का रहन सहन, बोली वाणी, सलीका, तरीका सब एकदम अलग था। फिर भी इफ्फन और टोपी की जो मित्रता थी वो इतनी मजबूत कि उस मित्रता को कोई भी कम नहीं कर सका। ठीक है, टोपी और इफ्फन बहुत गहरे मित्र थे। टोपी एक हिंदू परिवार से था, जबकि इफ्फन एक मुस्लिम परिवार से था। इसके बावजूद उनकी दोस्ती धर्म और जाति की दीवारों से बहुत दूर थी, बहुत परे थी। वे एक अटूट बंधन की डोर से बंधे थे। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। टोपी इफ्फन के घर भी जाता था तथा उसकी दादी से बहुत ज्यादा लगाव था। एक बार जब टोपी ने घर में अपनी माँ को अम्मी कह दिया तो क्या बवाल मचा था। अम्मी बोलने पर, भाई की शिकायत लगाने पर टोपी कबाब खाने लगा है। टोपी की जमकर पिटाई होती है बेचारे की, परंतु फिर भी टोपी यह स्वीकार नहीं करता कि वो इफ्फन के घर जाना छोड़ देगा। वो हमेशा यही कहता रहा कि मैं जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर जाऊंगा। तो ये मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो यहाँ लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि बच्चों में आपसी प्रेम का आधार मजहब नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मेरा नहीं है, हम सबका है। जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर रहते हैं। तो मजहब हमें दूर रहना नहीं सिखाता। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हो, वो हमें भाईचारे की शिक्षा देता है कि मिलजुल कर हमें रहना है। इफ्फन और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए प्रेरक है। वर्तमान समय में टोपी और इफ्फन जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज व देश में निर्मित मजहब की दीवारों को तोड़ सकती है तथा आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दे सकती है। इस तरह की ये जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायी है। चलते हैं 14वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है बेटा, किसी एक विषय पर। ठीक है, तीनों के तीनों मत लिखाना आप। भारतीय किसान के कष्ट संकेत बिंदु दिए हैं, अन्नदाता की कठिनाइयां, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय। अब देखो, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग 60 से 68% जनता किसानी पर आधारित है, निर्भर है। और किसान जो हैं वो मौसम पर आधारित हैं, अर्थात बादलों पर, वर्षा पर आधारित हैं। और कहीं ना कहीं जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इतना ग्लोबल जो वार्मिंग है, उससे जो चक्र है प्रकृति का वो एकदम बदल सा गया है। बारिश में बारिश नहीं होती, गर्मी में उतनी गर्मी नहीं होती, सर्दियों में उतनी सर्दी नहीं होती। आखिर क्या है, क्यों इस तरह का प्रकृति में ये बदलाव आया है? सबकी जड़ मनुष्य की हरकतें हैं। मनुष्य प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, मनुष्य प्रकृति से मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है, और जब तब
प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब जाकर मनुष्य की आंख खुलती है, और वो आंख कुछ समय के लिए खुलती है, फिर खुली आंखों से वो अंधा हो जाता है। तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्रायः अन्नदाताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आशानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं होती। आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। किसान एक कठोर दिनचर्या का पालन करता है। वह प्रातः उठता है और अपने हल और बैल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वह घंटों खेत जोतता है, उसके पश्चात भोजन करता है। खाने के बाद पुनः वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे उचित आहार तथा तन ढकने के लिए समुचित वस्त्र नसीब नहीं होते। तो ये क्या है सब? सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उसे दिन रात खेतों में कठोर परिश्रम करना पड़ता है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किसानों की स्थिति सुधारने हेतु किया गया। राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 की घोषणा भी की। इसमें कृषकों के कल्याण और कृषि के विकास के लिए कई बातों पर जोर दिया गया। साथ ही रोजगार गारंटी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुए हैं। अतः कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में कृषक समृद्ध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही अर्थों में प्रगति की राह पर अग्रसर कर सकेंगे। चलो अब हम चलते हैं दूसरे विषय बिंदु पर। स्वच्छता आंदोलन संकेत बिंदु है, क्यों, बदलाव, यहाँ उत्तरदायित्व। एक और मैं बात बता दूं कि प्रस्तावना जो रहती है, इंट्रोडक्शन रहता है, उसको भी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या बताने वाला है। लास्ट जो है उपसंहार, जैसे हम निबंध में लिखते हैं ना, उसी प्रकार से अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। बाकी इधर इधर 3 हो सकते हैं। तो स्वच्छता आंदोलन है, किस तरह से स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि पूरा भारत देश एकदम स्वच्छ हो। उसी को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फिर से पुनः स्थापन किया स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छता सिर्फ सौंदर्य या सुरुचि का विषय नहीं, बल्कि हमारे जीवन मरण से गहराई से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान, ये डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014, वस्तुतः संक्रामक महामारियों के नियंत्रण, पेयजल सुरक्षा, शहरी आबादी एवं उद्योगों के कामकाज से उत्पन्न कचरे के निपटान जैसी विकट चुनौतियों का सामना करने का आह्वान है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वच्छता आंदोलन आवश्यक है, क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति क्षमता रहने के बावजूद चाहकर भी ना तो स्वयं और ना ही समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो हर तरीके से अपने कार्य को अंजाम देगा और तभी जाकर वो कार्य भी फलीभूत होगा। और स्वस्थ कैसे रहेगा? जब माहौल स्वच्छ रहेगा। लोगों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करके स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छता आंदोलन से देश की सोच तथा व्यवहार काफी बदला है, काफी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। घर घर अब तो गाड़ी पहुंचती है, कचरा बिल्कुल आपके दरवाजे से लेकर जाया जाता है। फिर भी यदि इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ कचरा फेंकना नहीं मानेंगे तो फिर तो सच में बुद्धि में ही कचरा है, दिमाग में ही कचरा है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने मन और मस्तिष्क को साफ स्वच्छ रखते हुए वातावरण को भी साफ स्वच्छ रखना होगा। यह आचरण में बदलाव का मिशन बन चुका है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों और संस्थाओं ने स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई है। लोग स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं और शिकायतें दर्ज कराकर भारत को स्वच्छ बनाने में पूरी तरह से योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार इस देशव्यापी अभियान के बहाने से ही हमें अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ जब तक साफ सफाई हमारी आदत का हिस्सा ना बन जाए तब तक
गंदगी पुनः लौटती रहेगी। हमारे दिमाग में हमें स्वच्छता शब्द को इस तरह से बिठाना होगा कि कहीं भी कुछ भी हमें अस्त व्यस्त दिख रहा है ना, उसको हम अपने आप, ऐसा नहीं है कि अब ये हमारा काम थोड़ी है, ये हमारा काम थोड़ी है, कहीं कुछ खा रहे हैं, खाया, रैपर वही फेंक दिया, कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा। अरे भाई, अपने आप में दिल में जुनून करना होगा, ये जगाना होगा कि हमें स्वच्छता लानी है। ठीक है, तो यही करना होगा कि किस तरह से, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि देश को स्वच्छ बनाने में हम अपना पूर्ण योगदान दें, अपने घर और आस पड़ोस को साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, किसी अन्य को फैलाने भी ना दें। अतः स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना अनिवार्य है। तीसरा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कुछ भी असंभव नहीं है बेटा, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, समझे आप। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। और हम ही छोटी छोटी बाधाओं से हार मान लें तो कैसे काम चलेगा, समझे। बहुत अच्छे से हमें अपने संबल को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, अपने आप पर भरोसा रखते हुए हर एक कार्य को करना ही है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको हम ना कर सकें, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसको हम परास्त ना कर सकें। ठीक है, तभी तो आपने वो सुना होगा ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो निराशा, अभिशाप, दृष्टिकोण परिवर्तन, सकारात्मक सोच। आधुनिक जीवन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सूक्ति का अभिप्राय है कि जिसका मन हार जाता है वह बहुत अधिक शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, और जिसका मन जीत जाता है वह शक्ति ना होने पर भी विजयी हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति के जीवन में निराशा अभिशाप के समान है, बिल्कुल अभिशाप के समान। यदि व्यक्ति में निराशा घर कर गई है तो कितनी भी अच्छी परिस्थितियां हों, वो हमेशा शिकायतों में ही लगा, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, अरे यार छोड़ो। ऐसे व्यक्तियों से संगति मत बनाओ यदि वो फिर भी अपने आप को परिवर्तित नहीं करते। हमेशा ऊर्जावान रहो, सकारात्मक रहो, कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती है। व्यक्ति के जीवन में निराशा अभिशाप के समान है। असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं। यदि व्यक्ति असफलताओं से निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ दें तो उन्हें असफलता ही मिलती है। इसलिए व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन अनंत शक्ति का स्रोत है, अनंत शक्ति का स्रोत है बेटा। हमारे अंदर परमात्मा है, हम परमात्मा का अंश हैं, परमपिता की संतानें हैं। जब वो सर्वशक्तिमान है तो उसने हमारे अंदर भी वही क्षमताएं दी हैं, बस हमें पहचानना होगा। ठीक है, हमारे मन में अनंत शक्तियों का स्रोत है, उसे हीन भावना से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना ही सफलता की मूल कुंजी है। ऐसा करने से हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है तथा मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा, निराशा, उतार चढ़ाव, सुख दुख चक्र की भांति ऊपर नीचे होते रहते हैं। व्यक्ति की हार जीत उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति परिस्थिति का सामना हंसी खुशी से करता है वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। इसमें सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वह दोगुने उत्साह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि जिस कार्य को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे तो वह जरूर पूरा होगा, उसमें नहीं पूरा होने की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। जब कभी हमें असफलता मिल जाती है तो समझ लीजिए हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। ठीक है, तो परिणाम चाहे वो परीक्षा का हो चाहे जीवन का हो, उतना ही मिलता है जितना हमने किया है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को सुदृढ़ बनाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज मेहनत कर ली, अब ठीक है ना, 4 दिन पांव पसार के सोएंगे आराम से, नहीं करना है। नित्य निरंतरता हमें प्रकृति हमेशा चलायमान रहने की शिक्षा देती है। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, लताएं, नदियां, पर्वत, पहाड़ सब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, सब निरंतरता की प्रेरणा देते हैं, तो हमें इनसे सीखना होगा। चलो अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर।
जो कि 5 नंबर का है। किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर होने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें। पत्र लेखन है भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक? वेरी गुड, ये औपचारिक पत्र है क्योंकि हम संपादक को लिख रहे हैं। जब किसी कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। कोई भी पत्र हो, चाहे अनौपचारिक हो या औपचारिक हो, ये आपकी आंसर शीट रहेगी। इस तरह से इसमें मार्जिन रहता है। हमेशा याद रखना, परीक्षा में जो पत्र है उसको नए पेज से स्टार्ट करना। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये हो गया एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह हो गई। औपचारिक पत्र है तो विषय भी हो गया। फिर यहाँ से आपने बॉडी स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छे से करते जाओ, कर दिया, और उसके बाद धन्यवाद लिखकर एंड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ही एंड होगा। किसी भी तरह से आपको ये नहीं सोचना है कि अरे क्या करूं, कैसे करूं। यदि नाम या पता दिया है तो बहुत अति उत्तम। यदि नाम पता नहीं दिया है तो अपनी कल्पना से पत्र लिखिए, एड्रेस बनाइए। परीक्षा भवन अनौपचारिक है, जैसे संपादक को लिखना था तो श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण। अब संपादक है तो किसी ना किसी समाचार पत्र का ही होगा ना, तो नाम लिख दिया। क्या है? प्रतिष्ठित समाचार पत्र, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस तरह से लिख सकते हो। सहारनपुर, कोई भी नाम दे दीजिए। उत्तर प्रदेश, दिनांक लिख दी। उसके बाद विषय अनिवार्य रूप से लिखते हैं। औपचारिक पत्र में विषय अनिवार्य रूप से लिखा ही जाता है, कभी मत भूलना, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखता है, कभी मत लिखना। समझ में आया? तो ये जो हमारी आंसर की रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड से आप पत्र को स्टार्ट करेंगे, फिर आप विषय लिख दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद यहां से शुरू कर देंगे। ये बॉडी रहेगी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर। इसके साथ ही साथ आपकी भाषा, शब्दावली, वाक्य निर्माण, वो सब कुछ देखा जाएगा और पूरे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बड़े अच्छे से आपको पत्र का निर्माण करना है, बहुत सुंदर तरीके से। बेटा मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कहीं से भी शुरू कर देते हैं, आधे पेज से शुरू कर दिया, मत करो ना। नए पेज से ही पत्र लिखो, ताकि एक ही पेज में, खासतौर से औपचारिक पत्र हमेशा एक पेज में पूरा होना चाहिए। अनौपचारिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कोशिश करो कि औपचारिक एक ही में हो जाए। यदि नहीं हो रहा है तो दूसरे पेज पलट दो, बस एड्रेस या जो भी आप संबोधित करने वाले वो पीछे जाए, बाकी दूसरे पेज पर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? क्या लिखा है यहाँ? श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, दिनांक 29/3/2022, जो भी आपको लिखना है। विषय स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये हेतु, क्योंकि यहाँ दिया है ना, किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये, अब विषय दिया रहता है यहाँ पर, के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या होने की ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र। तो आपको विषय सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या? स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये हेतु। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर बहुत अच्छे से आप सब कुछ लिखना, व्याकरणिक गलतियां मत करना, नंबर कट जाते हैं। और मतलब की तरफ, साइड, दिशा, ठीक है। और ये वाला और रहता है, जैसे अंग्रेजी में हम एंड लिखते हैं ना, उसके लिए रहता है एवं, ठीक है। तो ये और मतलब इस ओर से आना, इस दिशा से आना, इस तरफ से आना है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? इस पत्र द्वारा आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। और दिलाना चाहता हूं नहीं, ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। विमुख मतलब मुंह मोड़ लिया है, बिल्कुल कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। वे कई दिनों तक इधर नहीं आते। यदि थोड़ी देर के लिए आ भी जाते हैं तो अपना कार्य नहीं करते, बल्कि स्थान पर किसी हलवाई या चाट पकौड़ी वाले की दुकान पर बैठकर नाश्ता आदि करके समय बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि दूध की डेयरी, मिष्ठान भंडारों, किराने की दुकानों आदि में दुकानदार जी भरकर मिलावट की चीजों की बिक्री कर रहे हैं और जनता को विवशता पूर्वक इन्हीं चीजों को खरीदना पड़ रहा है। इन मिलावटी तथा कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खाकर सभी बीमार पड़ रहे हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इनकी लापरवाही किसी भी की जान भी ले सकती है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं अपने स्तर से इस विषय की जांच कराने की कृपा करें ताकि हमारी समस्याओं का निवारण किया जा सके। धन्यवाद। प्रार्थी का खागा। ठीक है। दूसरा है, किसी प्रशासक से पुस्तकें मंगवाने के लिए एक व्यावसायिक पत्र लिखिए। तो ये भी आपका जाएगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत। ये बिल्कुल मत सोचना कि एक औपचारिक आएगा और एक अनौपचारिक तो हम अनौपचारिक कराएंगे। दोनों औपचारिक भी आ सकते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक भी आ सकता है। ठीक है। तो जैसा भी बताया, लेफ्ट हैंड साइड से प्रकाशक महोदय, अग्रदूत प्रकाशन हाउस, रेलवे रोड, नई दिल्ली, दिनांक 20/8/2020, विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु। मैं सर्वोदय विद्यालय दिल्ली का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये पुस्तकें शीघ्र ही VPP द्वारा भेजने का कष्ट करें। कृपया पुस्तकों का उचित शुल्क लगाकर ही बिल संलग्न करें। पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। पहला है गोदान 2 प्रति, दूसरा पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 2 प्रति, तीसरा पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 3 प्रति। ध्यान रहे कि कोई भी पुस्तक कटी फटी ना हो तथा जिल्द अच्छे से चढ़ी हो। जिल्द मतलब उसका जो कवर है। मैं आश्वासन देता हूं कि VPP प्राप्त होने ही तुरंत उचित भुगतान कर दूंगा। धन्यवाद। भवदीय उदय सिंह, B 412 विजयनगर भोपाल 468230। प्रश्न 16वें पर हम पहुंच गए हैं। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका की ओर से, अब यहां नाम दिया है बेटा, तो आपको सचिव लतिका लिखना होगा। खुद को स्वयं सचिव, सेक्रेटरी लतिका मानना होगा। स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थी हुए थे समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय स्थान का उल्लेख कीजिए। सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2000, रंगमंच हेतु स्वर परीक्षा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की ओर से नाटक का आयोजन होना है, जिसके लिए विद्यार्थियों की स्वर परीक्षा ली जाएगी कि किस तरह से डायलॉग्स, बातें बोल। अतः इच्छुक विद्यार्थी 28 मार्च तक 10 बजे तक विद्यालय के नाट्यशाला में उपस्थित रहें। लतिका सचिव रंगमंच। या फिर आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25-30 शब्दों में सूचना। जैसे अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग होती है, वैसे ही हिंदी में सूचना होती है। प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, आगामी सांस्कृतिक संध्या। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 25 मार्च को हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक संध्या का, पता है ना, कल्चरल इवनिंग इवेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें सांस्कृतिक गीत, संगीत तथा नृत्य आदि कार्यक्रम होंगे। अतः इसमें भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी 18 मार्च 2000 तक संगीत शिक्षिका श्रीमती मंजू शर्मा को संपर्क कर सकते हैं। प्रगण्य सचिव हिंदी छात्र परिषद। चलते हैं प्रश्न 17वें पर। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आलेख कीजिए। अब यहाँ पर 50 शब्द हैं, तो आप ये मत सोचना, देखो ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि भाई हम, जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा आपको बॉक्स में बनाना है विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था इससे पहले, सूचना भी आपको बॉक्स में बनाना है, विज्ञापन भी आपको बॉक्स में बनाना है। अब 50 शब्द तो आपने लिखना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल निबंध की तरह लिखे जा रहा है, नहीं, ऐसे मत लिखना। क्या करना आप करना उसको इस तरह से कि ओर से जल का दुरुपयोग रोकने, तो कोई बनाना, कोई बूंद सा टपकता हुआ इस तरह से, ठीक है, ये पानी टपक रहा है, या कोई नल बना देना जिसका टेप खुला हुआ है और पानी टपकता जा रहा है, बहता जा रहा है। फिर यहाँ पर कुछ स्टार में या कुछ रोको, जल संरक्षण, या इस तरह से, मतलब बता रही हूँ आपको कि आप तो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। तो जो भी विज्ञापन आप बनाओगे उसमें चित्र के हेल्प जरूर लेना। देखो जैसे, अब देखो आप, केंद्रीय विद्यालय की संस्था पहरेदार, जल का दुरुपयोग ना होने दें क्योंकि जल ही जीवन है। इस तरह से क्लाउड्स, बादल बना दिए। जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन। सेव वाटर, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से कर सकते हैं, ठीक।
जल का दुरुपयोग रोकने के उपाय: ब्रश करते समय जल नल बंद कर दो, गाड़ी धोते समय बाल्टी का प्रयोग करें, या जहां नल लीक हो उसे तुरंत ठीक करवाएं, घर में पानी का मीटर लगवाएं, संपर्क करें फोन नंबर। इस तरह से सुंदर सा जब विज्ञापन होगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया? या फिर विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखे, वो भी इसी तरह से आपको बनाना है। देखो, बिक्री हेतु जैन भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली की ओर से विद्यालय की कला विधि से कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है। मुख्य आकर्षण: सुंदर और आकर्षक चित्र। आप यदि कोई चित्र बना पाते हैं तो आप बना दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। सुंदर सा कुछ ड्राइंग बना दीजिए। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में करेंगे ये वाला सॉल्व आप। सुंदर और आकर्षण चित्र, शिक्षाप्रद विषयों पर आधारित, दिनांक 15 मार्च, स्थान विद्यालय का चित्रकला कक्ष, प्रातः 10 बजे। संपर्क सूत्र लिख दीजिए। 18वां प्रश्न, एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो: आगे कुआं पीछे खाई। अब भाई मौलिक कथा लिखना है। पहले तो इसका अर्थ बताना होगा कि आगे कुआं पीछे खाई मतलब क्या है। मतलब मुसीबतें जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। आगे कुआं पीछे खाई अर्थात दोनों और विपत्ति का होना। उपरोक्त उक्ति को बेहतर समझने की कथा प्रस्तुत है। अब यहाँ पर उक्ति दी है, अब कैसे हम इसको पूरा जस्टिफाई करें कि हाँ भाई आगे कुआं पीछे खाई मतलब चारों तरफ से विपत्ति ने जैसे घेर लिया है। मेरे गांव का एक निवासी गगनदीप किसी कार्यवश रेलगाड़ी द्वारा भोपाल जा रहा था। वह अत्यंत बहादुर था और अनेक बार अपनी वीरता के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुका था। उनकी गाड़ी दिल्ली से रवाना हुई। रात के लगभग 10 बजे जब गाड़ी चंबल के भयावह क्षेत्र से गुजर रही थी, अचानक विशाल नदी के ऊपर जाकर रुक गई। यात्री सुनसान माहौल में थोड़ा भयभीत थे। अचानक ही 4-5 डाकुओं ने हमला कर दिया और लूटपाट करने लगे। गगन द्वारा विरोध करने पर डाकुओं ने उसे बंदूक से घायल कर दिया। तब भी गगन ने हौसला दिखाते हुए जान बचाने के उद्देश्य से अपने साथ एक यात्री को चुपचाप गाड़ी से नीचे उतार दिया। वे दोनों गाड़ी के नीचे पटरी पर थे, परंतु परेशानी यही थी कि दोनों तैरना नहीं जानते थे। तब दोनों ने पटरी निकलने की योजना बनाई। सहसा ही रेलगाड़ी धीमी गति से चल पड़ी। अब उन दोनों को साक्षात मृत्यु का आभास होने लगा था कि अब क्या करें। दोनों पटरी से लटक गए। अब वे ना तो नदी में कूद सकते थे और ना ही गाड़ी में चढ़ सकते थे। उनकी अवस्था देखकर यह कहावत साक्षात प्रतीत हो रही थी, आगे कुआं पीछे खाई। तभी शायद किसी की सूचना देने पर क्षेत्रीय पुलिस ने आकर डाकुओं को मार भगाया और उन दोनों को सकुशल बचा लिया। तत्पश्चात सभी यात्री गंतव्य स्थल की ओर रवाना हुए। गंतव्य मतलब जो लक्ष्य होता है, जिस तरफ जाना था। या फिर व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगाने के लिए एक ईमेल हिंदी में लिखिए। देखो, ईमेल लिखना है आपको तो आप तो मास्टर हैं बेटा, बिल्कुल टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप टेक्नोलॉजी के बहुत निकट हैं। तो ये याद रखो कि आपको 1 2 3 या 1 2 3 ये छोटे छोटे कॉलम बनाना है और फिर इस तरह से लिखना है पत्र की तरह। प्रेषक आएगा फ्रॉम, है ना, @gmail.com, प्रेषती या टू, इस तरह से। ठीक है। विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु, ठीक है। प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग कक्षा 6वीं व 8वीं की पुस्तक की 700 प्रतियों की आवश्यकता है। अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें। पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे के माध्यम से अदा कर दी गई है, जिसकी संलग्न रसीद इस मेल के साथ है। भवदीय काका का हो गया बस। तो आशा करती हूँ बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया है, समझ लिया है और परीक्षा में मेरे बच्चे बहुत अच्छा करके आएंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। ऑल द बेस्ट।